नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है 100+ जो है क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने जो 100+ जो क्वेश्चनों को कराया था। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, लैटिन। एक बार जो यहाँ पर पर्सनैलिटी जो शब्द है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी का जो व्यक्तित्व शब्द है ये अंग्रेजी के पर्सनैलिटी जो है इसका पर्यायवाची है। और पर्सनैलिटी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा या नकली चेहरा। और प्राचीन जो समय था, प्राचीन काल, इसमें रंगमंच के कलाकारों के द्वारा पहने जाने वाले मास्क को पर्सोना कहा जाता था। इस प्रकार पर्सोना शब्द का अर्थ बाहरी दिखावट से लिया गया और इसका व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों से कोई संबंध नहीं माना जाता था। और बाहरी गुणों के द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता था। कपड़े अब भी सामान्य व्यक्तित्व का ऐसा ही अर्थ लगाते हैं। उनके अनुसार अच्छे व आकर्षक कपड़े पहनने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया, शानदार, प्रभावशाली होता है। लेकिन मनोविज्ञान में ऐसी विचारधारा को कोई स्थान नहीं दिया जाता। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों पर भी निर्भर करता है। तो ये आपने याद रखना है कि हिंदी का जो व्यक्तित्व शब्द है अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का पर्यायवाची है और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ मास्क, मुखौटा या नकली चेहरा है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लैटिन जो भाषा है इसमें पर्सोना का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर मुखौटा जो है इसका अर्थ ये रहेगा। नेक्स्ट है एकांत में विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति है ये इनमें से कौन सा है? तो एकांत में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है इसे यहाँ पर अंतर्मुखी माना गया है। अब जो मनोवैज्ञानिक है जुंग, उन्होंने व्यक्तित्व जो है इसके 3 प्रकार बताए हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब यहाँ पर जो ये अंतर्मुखी आया है ये क्या होता है? अंतर्मुखी ये लोग अपेक्षाशील, आत्मकेंद्रित और असामाजिक होते हैं। संकोची स्वभाव के कारण जो है अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते और केवल अपने आंतरिक संसार में ही व्यस्त रहते हैं। स्वभाव से शंकालु और संदेही होते हैं। ये लोग छोटी सी बात पर भी गहन चिंतन मनन करते हैं। ये साहित्यिक और दार्शनिक विषयों के अध्ययन में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति ही वैज्ञानिक, दार्शनिक और साहित्यकार बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप में से इनमें से कौन सा गुण है। दूसरा नंबर यहाँ पर बहिर्मुखी का है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व सामाजिक और भौतिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। ये लोग सामाजिक, मिलनसार, संतुष्ट और प्रसन्नचित होते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक निपुण होते हैं। और बहिर्मुखी व्यक्ति आशावादी और अवसरवादी स्वभाव के होते हैं। इनमें अत्यधिक आत्मविश्वास होता है और ये वातावरण में शीघ्र समायोजन स्थापित कर लेते हैं। और ये लोग सफल नेता, अभिनेता, वकील और शिक्षक बनते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर ये उभयमुखी है। उभयमुखी जो व्यक्तित्व है इसमें कुछ गुण अंतर्मुखी के होते हैं और कुछ बहिर्मुखी के होते हैं। उभयमुखी व्यक्ति इन दोनों का मिश्रण होता है और उभयमुखी लोगों की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा मानी गई है और उभयमुखी व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना गया है। तो इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक है जो उनके अनुसार 3 प्रकार के यहाँ पर जो व्यक्तित्व ये माने गए हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर टैट परीक्षण। टैट जो परीक्षण है इसमें कार्डों की जो
संख्या है ये कितनी मानी गई है। तो टैट जो परीक्षण है इसमें कार्डों की अगर हम संख्या की बात करें तो ये इसमें ऑप्शन 30 जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। इसमें हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है इसमें जो है इसके बारे में बताया गया है। एक जो है यहाँ पर जो हरमन रोसा जो थे, इन्होंने रोसा परीक्षण किया था। हरमन रोसा के नाम से इनका परीक्षण जाना जाता है। और 1921 में जो इन्होंने परीक्षण किया था। स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने 10 कार्ड जो इसमें माने थे, 5 काले रंग के, 2 काले और लाल रंग के और 3 अनेक रंग के थे। और बालक को एक एक कार्ड दिखाकर पूछा जाता है कि आपको इनमें से कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। और बालक इन कार्डों को देखकर जो प्रतिक्रिया करता है, परीक्षक उन्हें चार्टों पर अंकित करता है। फिर चार्टों की सहायता से विश्लेषण किया जाता है और इस परीक्षण का प्रयोग मानसिक रोगों के निदान, उपचार और बाल निर्देशन में होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये कार्डों की संख्या तो जो हरमन रोसा है इन्होंने 10 मानी है। इन्होंने 10 कार्ड का प्रयोग किया था। और जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है जिसका प्रयोग किया था लियोपोल्ड ब्लैक ने, तो इन्होंने भी 10 ही कार्ड का प्रयोग किया था। और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया है टैट परीक्षण, इस पर परीक्षण किया था मॉर्गन एम मुर्रे ने। तो उन्होंने यहाँ पर कार्डों की संख्या 30 मानी थी। और क्या कुछ ये परीक्षण था, तो इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मॉर्गन एम मुर्रे ने किया था। इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर ये 30 चित्र होते हैं, जिसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। बालक को चित्र देकर प्रत्येक चित्र पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और वह स्वयं को पात्र मानकर अपनी ही समस्याओं, विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर देता है। इससे बालक की समस्याओं का पता लगाकर निर्देशन दिया जाता है, जिसे यहाँ पर यह टैट परीक्षण कहा गया है। और यह परीक्षण 14 से अधिक उम्र वाले बालकों के लिए किया गया है। तो अगर यहाँ पर ये सिर्फ इस तरीके का है कि टैट परीक्षण में कार्डों की संख्या, तो ये आपने 30 करना है। और अगर यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा गया हो, तब जो यहाँ पर अलग अलग ये रहेगा। तो टैट में आपने 30 जो है सी आंसर करना है। नेक्स्ट है, निम्न में प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की विधि इसमें मानी गई है ये अप्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट हैगा टैट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का एक प्रकार है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 प्रक्षेपी विधि का। और प्रक्षेपी विधि क्या थी, तो ये जो प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपी जो है, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने किया था। और उनके अनुसार प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के भाव, विचार, भावनाओं, संवेगों, स्थायी भाव और आंतरिक भाव का अन्य व्यक्तियों के या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। और आधुनिक युग में व्यक्तित्व के मूल्यांकन में प्रक्षेपी विधियों का सबसे अधिक प्रचलन है। इसमें कुछ विधियाँ बताई गई, जैसे
ये हरमन रोसा जो इन्होंने रोसा दब्बा परीक्षण किया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये मॉर्गन मुरे ने किया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण ये लियोपोल्ड ब्लैक ने किया था। और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण ये पाइन व टैंडलर ने किया था 1930 में। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये इसमें विधियाँ मानी गई हैं। ये प्रक्षेपी विधियाँ जो इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सही दब्बा जो परीक्षण है इंक ब्लॉट टेस्ट, इसका निर्माण किसने किया था? तो अगर आपने बीएड की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ये परीक्षण किया जाता है। जैसे एक जो कागज़ है तो उसको फोल्ड किया जाता है इस तरह से, और उसके बीच में जो है सही डाल दी जाती है और उसको फोल्ड किया जाता है दोबारा से, तो इससे जो आकृति उभर कर आती है। तो उसी के ऊपर फिर जो लिखने को दिया जाता है कि इसमें जो आपके पास आकृति आई है इसको आप देखकर अपने विचार इसमें व्यक्त करो विचार। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये परीक्षण इसमें कुछ होता है। तो ये सही दब्बा परीक्षण जो है हरमन जो रोसा है इन्होंने किया था 1921 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो ये माना गया है यहाँ पर जुंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता। तो 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व माने गए हैं जुंग के द्वारा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ये माने गए हैं इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो वह निम्न में से कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो ये जो युक्ति है ये यहाँ पर प्रक्षेपण मानी गई है। प्रक्षेपण या आप या प्रक्षेपी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो ये किया गया यहाँ पर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक में। नेक्स्ट है, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में विभक्त किया है? तो इनके द्वारा किया गया है इन सभी में, विचार प्रधान व प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान में। तो इन सभी में जा किया गया है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा जो आई है ये किन की है? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा मानी गई है वैलेंटाइन की। और कुछ जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जैसे बोरिंग हैं, उनके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। और ये जो आल्पोर्ट है यहाँ पर, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। और जैसे जेपी गिलफोर्ड है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो इस प्रकार जो इनकी यहाँ पर ये परिभाषा है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो यह कथन इनमें से किन का है? तो यह कथन माना गया है यहाँ पर वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ सामान्य में स्थायी संयोजन ही व्यक्तित्व है। तो यह निम्न में से किसने कहा है? तो यह कहा गया है बोरिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो यह माना गया है अभिवृक्क ग्रंथियों का। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। तो इस प्रकार का जो मत है ये इनमें से किन का है? यह माना गया है यहाँ पर रेक्स का।
नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत इनमें से कौन आते हैं? तो ये सभी इदम अहम परम अहम ईगो सुपर ईगो आपने जो है ये देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरमन जोरोसन का परीक्षण इन्होंने कब किया था? तो इनके द्वारा परीक्षण किया गया था ये 1921 में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण संयोजन कर लेता है। तो उक्त कथन जो है इनमें से किनका है? तो ये माना गया यहाँ पर ओलपोर्ट का। नेक्स्ट है हरमन रोसा किस देश के रहने वाले हैं? तो इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है सही डब्बा परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही डब्बा जो परीक्षण है इसमें कार्डों की जो संख्या है ये 10 मानी गई है। 5 काले रंग के, 2 काले व लाल रंग के और 3 अनेक रंग के। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट है टैट परीक्षण उपयुक्त होते हैं। तो ये माने गए यहाँ पर 14 वर्ष से अधिक के लिए। नेक्स्ट है टैट परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसके लिए जाना जाता है यहाँ पर मॉर्गन और मुर्रे। तो मॉर्गन मुर्रे ने किया था 1935 में। नेक्स्ट है टैट का निर्माण यह वर्ष किया गया था। तो ये हुआ था 1935 में। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण। एग्जाम में CAT भी आ सकता है या बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया गया था यहाँ पर ऑप्शन 3 लियोपोल्ड ब्लैक ने। और इसमें क्या कुछ था? और 1948 में जहाँ यहाँ पर यह परीक्षण हुआ था यह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें भी कार्डों की संख्या 10 मानी गई है और टैट की तरह प्रत्येक कार्ड पर जानवरों के चित्र होते हैं। बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था और इसे CAT परीक्षण कहा गया है। तो इसमें भी जा कुछ कार्ड दिए जाते हैं, उन पर अलग अलग आकृतियाँ छपी होती हैं, तो उनके ऊपर जा आपने फिर अपने विचार देने होते हैं। नेक्स्ट है CAT का निर्माण ये कब हुआ था? तो ये रहेगा 1948 में। नेक्स्ट है CAT परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था? तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए। अगर एग्जाम में यहाँ पर 10 हो तो 10, नहीं तो 11 दिया हुआ होगा, 3 से 11। नेक्स्ट है CAT का बाद में विकास किया। तो ये विकास किया गया था हरमन रोसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्रेचमर व सेल्डर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1 को शारीरिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो मुख्य घटक है इनमें से कौन सा है? तो इसमें माना गया है हमारा वातावरण। अब जो ये वातावरण है इसमें सभी आ जाता है, आपका आस पड़ोस का वातावरण, आपका स्कूल, आपका परिवार, तो सभी कुछ जाए यहाँ पर ये आपके वातावरण में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है अच्छे चरित्र की विशेषता। तो अच्छे चरित्र की जो विशेषता है यहाँ पर ये स्थिरता को माना गया है। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर अंतर्मुखी। नेक्स्ट है फ्रायड ने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? तो इनके द्वारा जो बल है ये काम प्रवृत्ति जो होती है उस पर दिया गया है, काम प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? तो यह है जुंग का। 3 प्रकार के जो इनके द्वारा ये व्यक्तित्व
माने गए हैं। नेक्स्ट है अहम को कहा गया है, तो इसे कहते हैं ईगो। अगला क्वेश्चन है जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, तो ये दिया है स्व सिद्धांत। सॉरी, ये इसमें जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक का। नेक्स्ट है वांछित व्यक्तित्व होता है, तो ये है यहाँ पर संवेगीय स्थिर। नेक्स्ट है यह करो यह न करो, यह इनमें से कौन कहता है, तो ये कहते हैं यहाँ पर परम अहम, सुपर ईगो। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में रुचि रखते हैं, तो ये रखते हैं अपने आप में, स्वयं में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व से संबंधित सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, तो ये कथन इनमें से किनका है, तो ये जो कथन है ये माना गया है यहाँ पर लिंटन का। क्वेश्चन है अति इंद्रिय बालक इसमें से किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर माने गए हैं भावात्मक स्वभाव के। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है इसके जन्मदाता, तो यह है सिगमंड फ्रॉयड यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन इनमें से क्या है, तो ये माना गया यहाँ पर अनुकरण को। छोटा बच्चा जो होता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो ये सभी मानी गई हैं। सामाजिक होते हैं, क्रियाशील होते हैं और जल्दी मित्र बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी हैं, तो उसकी रहेगी ये सभी संदेही, संकल्प स्वभाव तथा एकांत प्रिय, कम बोलने वाले और लज्जाशील, दूसरे के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद ये नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन किस पुस्तक में किया है, तो इनकी पुस्तक रहेगी है टाइप्स ऑफ मैन में। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन एक यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है, तो यह मानी गई है यहाँ पर व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तित्व मापने के लिए। नेक्स्ट है हमारे मस्तिष्क का चेतन का भाग होता है, तो यह 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो कुसमयोजित है का लक्षण कौन सा है, तो ये सभी से माना गया है। मन अचिंतित व बुद्धि स्थिर होगी, उद्देश्य स्पष्ट व अनिश्चित होगा, घृणा द्वेष व बदले की भावना होगी, तो इसे कुसमयोजित यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, हम इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे, तो यहाँ पर रहेगा एक क्षतिपूर्ति में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ जो प्रक्षेपी हैं, तो प्रक्षेपी विधि इसमें कौन सी है, तो ये सभी यहाँ पर मानी गई है टैट, CAT और IBT। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानसिक थकान के लक्षण हैं, तो ये है ऑप्शन 4 यहाँ पर ध्यान केंद्रित न होना। आपने देखा होगा कि जब आप थक जाते हैं तब आपके गलतियाँ भी आपसे ज़्यादा होने लग जाती है और आपका जो है शरीर उस काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तो ध्यान केंद्रित न होना। अगला क्वेश्चन है भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण आंतरिक माना जाता है, तो ये माना गया यहाँ पर मानसिक संघर्ष को। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पर यह है वंचन कर्म और वातावरण। नेक्स्ट है पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है
यहाँ पर भारी रंग रूप और नकली चेहरे से। नेक्स्ट रहेगा संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों का विकास हुआ हो। तो इन सभी को, जिसमें सामाजिक पक्ष हो, मानसिक हो और संवेगात्मक पक्ष हो। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो यह है कैटिल व ओलपार्ट ने। नेक्स्ट है कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं। तो कैटिल ने जो यहाँ पर 12 ये बताए हैं। नेक्स्ट है सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने इन शील गुणों को कितने भागों में बांटा है। तो यह बांटा गया है 4 भागों में। नेक्स्ट है परम अहम व्यक्तित्व के किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है नैतिक का। नेक्स्ट है जुंग के प्रजातीय अचेतन का आधार था। तो यह था यहाँ पर पुरातन अचेतन। नेक्स्ट है शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो ये सभी गोलाकार, लंबकार और आयताकार। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि इनमें से कौन सी है। तो यह ज्योतिष बताई गई है। नेक्स्ट है जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है यहाँ पर निर्धारण करना, निर्धारण मान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मनोविश्लेषण विधि है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 सब साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता। तो ये किस ग्रंथि के दोष होने पर लैंगिक विकास नहीं हो पाता। तो ये है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्न ग्रंथि के स्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। तो यह मानी गई है यहाँ पर गोंडेस। अगला क्वेश्चन है प्रायः मोटे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 हंसमुख, मनमोजी, सामाजिक और आराम पसंद वाले। नेक्स्ट है भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आएगा ये सभी सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है क्रेचमैन ने शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो क्रेचमैन ने शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार तो ये बताए गए हैं 4। नेक्स्ट है क्रेचमर के अनुसार व्यवस्थित, कदकाठी, आत्मविश्वासी व समयोजित व्यक्ति होते हैं। तो ये हैं एथलेटिक स्वभाव वाले। नेक्स्ट है क्रेचमर के अनुसार सभी व्यक्तियों का मिला जुला व्यक्तित्व क्या कहलाता है। तो यह है डिप्लेस्टिक। नेक्स्ट है शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो ये बताए हैं 3। अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ही स्प्रिंगर ने। नेक्स्ट है स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो इनके अनुसार बताए गए हैं 6। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किया गया है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 जुंग ने। नेक्स्ट सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो ये माने गए हैं यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का टाइप ए व बी का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया है यहाँ पर फ्रीडमैन व रोजरमैन ने। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सी प्रकार इसमें से बताया है। तो यह बताया गया है मोरिस के द्वारा। नेक्स्ट है कौन से प्रकार का व्यक्तित्व कैंसर के प्रति संवेदनशील रहता है। तो यह है यहाँ पर सी प्रकार का इसमें। नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यक्तित्व हृदय रोग के प्रति संवेदनशील होता है।
तो ये है यहाँ पर ए प्रकार वाला। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल इनमें से किसकी देन है? तो यहाँ पर पॉल क्रोस्टॉव व मैकरे का। नेक्स्ट है किस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है? यह भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है कि व्यक्तित्व जो है ये वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है, भाग है, जमा है, माइनस है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये व्यक्तित्व जो है वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। और आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना गया है। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं? तो इनके अनुसार बताए गए हैं 4। नेक्स्ट है फ्रायड के व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्रायड ने मानी है 5। नेक्स्ट है फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की प्रथम अवस्था कौन सी बताई है? तो यह है मुख अवस्था। और अंतिम अवस्था तो यह है जननेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यक्तित्व का स्वप्रत्यय सिद्धांत इनमें से किसकी देन है? तो यह दिया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा, स्वप्रत्यय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत ये इनमें से किसकी देन है? तो मांग सिद्धांत है यहाँ पर हेनरी मुर्रे का। अगला क्वेश्चन रहेगा शील गुण उपागम सिद्धांत के जो प्रवर्तक है इनमें से कौन है? तो यह है ऑलपोर्ट व कैटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यक्तित्व मापन में आत्मकथा निरीक्षण विधि ये देन है? तो ये मानी गई है ए और बी दोनों, अर्थात वुंट और टीचनर की। नेक्स्ट रहेगा प्रभाव प्रश्नावली विधि के आदि जनक इनमें से कौन है? तो ये है सुकरात, प्रश्नावली विधि सुकरात। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तित्व मापन के प्रयुक्त प्रश्नावली विधि के निम्न प्रकार हैं। तो इसके जो प्रकार हैं ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो ये निर्माण किया गया था गाल्टन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा निरीक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता माने गए हैं वाटसन। नेक्स्ट है J.L. मोरेने के द्वारा समाजविद विधि का निर्माण किया गया था। तो इनके द्वारा कौन सी विधि दी गई है? समाजविद विधि। और निर्माण हुआ था तो यह था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रेटिंग स्केल का प्रतिपादन 1883 में किसने किया था? तो ये किया गया था गाल्टन के द्वारा, रेटिंग स्केल का प्रतिपादन। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 ये फैक्नर। यहाँ पर प्रतिपादन है गाल्टन और सर्वप्रथम प्रयोग है फैक्नर। नेक्स्ट है शब्द साहचर्य परीक्षण वैट, इसका 1879 में प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? तो इनका जो प्रतिपादन है ये किया गया था गाल्टन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों इस जो वीडियो की पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।